Now, dear students, this is the second unit. I already told the first unit is finished and the second unit is started. Okay, and this unit is very important. आप ये मानो कि इससे आपको ज़रूर न्यूमेरिकल भी काफ़ी है इसमें और थ्योरेटिकल पोर्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, तो आप इसका एक एक टॉपिक जो है सही से तैयार कर लें, क्योंकि मैंने आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे थे, तो उन पेपर्स में मैंने देखा कि काफ़ी क्वेश्चंस एज ए थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों इससे पूछे गए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड। ओके, यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट सेकंड में सबसे पहली डेफिनेशन है कि थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। कभी कभार इसकी डेफिनेशन लिखने को आ जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके दो दो नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं, जैसे व्हाट इज द थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, यही पूछ लेगा। हम्म तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मैंने लिखा है बिल्कुल एज इट इज वर्ड में, आपको लिखना है। ए हाइपोथेटिकल बॉडी विद रिलेटिवली लार्ज थर्मल एनर्जी कैपेसिटी, है ना, जिसकी थर्मल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो। थर्मल कैपेसिटी क्या है, देखो पहले तो आप समझ लें, स्पेसिफिक हीट जो होती है, स्पेसिफिक हीट, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं और क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला आपने सुना होगा, है ना। तो ये तो हो गई स्पेसिफिक हीट। अगर जो किसी की थर्मल एनर्जी कैपेसिटी देखनी है, उसकी कितनी है एनर्जी कैपेसिटी, तो क्या करेंगे, मास से उसकी स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगी, एनर्जी कैपेसिटी। तो वही इसके बारे में बोल रहा है, ए हाइपोथेटिकल बॉडी विद रिलेटिवली लार्ज थर्मल एनर्जी कैपेसिटी, यानी कि मास इनटू स्पेसिफिक हीट का मल्टीप्लिकेशन क्या है, एनर्जी कैपेसिटी। तो एक ऐसी हाइपोथेटिकल बॉडी जिसकी एनर्जी कैपेसिटी बहुत लार्ज हो, कितनी लार्ज हो, देखो सुनो, दैट कैन सप्लाई और एब्जॉर्ब finite amount of heat without undergoing any change in temperature is called a thermal energy reservoir or just a reservoir। मतलब इसका ये हुआ कि कोई बॉडी जिसकी थर्मल कैपेसिटी काफी लार्ज हो, जो फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट किसी बॉडी को सप्लाई कर दे या एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए। जैसे मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है, अगर ये 10 किलो जूल एनर्जी किसी दूसरे बॉडी को सप्लाई कर देती है, लेकिन इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। मान लीजिए इसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड है और 300 ही रहे, चेंज ना आए, तो हम कहेंगे दिस इज द थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। तो हम इसे कहेंगे थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है। लेकिन अगर मैंने कोई बॉडी है, उससे 10 किलो जूल एनर्जी ले ली और पहले उसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब मान ली घट के उसका 350 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया, तो दिस बॉडी इज नॉट द थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, because of that when it supply the heat to some other body, its temperature is changed, so this is not a thermal energy reservoir। but एक बॉडी जो फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट को सप्लाई कर दे या एब्जॉर्व कर दे, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए, तो हम कहेंगे वो एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है। तो आपको समझ में आना चाहिए थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है क्या। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर एक ऐसी हाइपोथेटिकल बॉडी है जिसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि इफ इट विल सप्लाई, इफ वी विल टेक सम एनर्जी फ्रॉम इट, इट्स टेम्परेचर इज नॉट चेंज, उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत लार्ज है ना। अब ऐसे कौन से रिजर्वायर हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें लेक, जो आपकी रिवर वाटर है, लेक वाटर है या सी वाटर है ना, अगर आप इसमें गर्म पानी डाल दें तो क्या कोई इसके टेम्परेचर फर्क पड़ेगा, या इससे कुछ एनर्जी ले लें तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। यूनिवर्स है, एटमॉस्फेयर है, कहीं पे भी आप कुछ हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, मान ली कहीं आग आग जला रहे हैं, तो क्या एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे उस पर कोई चेंज आता है, नहीं। तो एटमॉस्फेयर क्या हुआ, एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर हुआ। मतलब अगर जो मैं आग जला के ऐसे हीट सप्लाई कर देता हूँ, बट इसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर जो आपका कोई रिवर है, रिवर वाटर है, अगर मैं इसमें गर्म पानी मिला दूं
तो इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेक वाटर है, अगर इसमें मैं कुछ हॉट वाटर डाल दूँ कोई आएगा, ओशन वाटर मिक्स कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनका टेम्परेचर। तो दीज़ बॉडीज़ जैसे एटमॉस्फेयर, ठीक है? आपका लेक वाटर, रिवर वाटर, ठीक है? ओशियन, दीज़ आर द एग्ज़ाम्पल ऑफ थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर। या आपने देखा होगा लार्ज फर्नेस, जो बड़ी-बड़ी फर्नेस हैं, आप लोगों ने देखा होगा गाँव में खाना जैसे कभी दावत होती है तो खाना बनता है, बड़ी-बड़ी भट्टी जलाई जाती हैं और भट्टी में लगातार एनर्जी सप्लाई करते रहते हैं और भट्टी लगातार एनर्जी सप्लाई करती रहती है पर उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँच गई तो 1000 पे ही वर्क करती रहती है। तो इस तरह के डिवाइस जिनकी टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए, अगर वो हीट सप्लाई कर दें या हीट एब्ज़ॉर्ब कर लें, तो उन्हें हम थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर कहेंगे। तो लिखा हुआ है मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे, इन प्रैक्टिस large bodies of water such as ocean, lakes, rivers, as well as atmospheric air can be modeled accurately as a thermal energy reservoir because their large thermal energy storage capability or thermal masses, क्योंकि इनका मास जो है इनफाइनाइट है ना? अगर देखा जाए ओशियन का मास क्या है? इनफाइनाइट है। अगर इसका मास इनफाइनाइट होगा तो इसकी थर्मल कैपेसिटी मैंने अभी बताई थी। थर्मल कैपेसिटी क्या थी? मास इंटू सी। तो अगर मास इनफाइनाइट है तो इनकी एनर्जी क्या होगी? इनफाइनाइट हो गई। तो इस तरह की बॉडी जो जिसके पास इनफाइनाइट एनर्जी है, बहुत ही लार्ज है ना? उनके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता एनर्जी सप्लाई करके, इसलिए हम उन्हें थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर कहते हैं। ये डेफिनेशन 100% आती है, मैंने बहुत समझा दिया, आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है। इसके बाद दूसरा कभी बार डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट इज द सोर्स एंड व्हाट इज द सिंक। ठीक है? इसकी भी 2 नंबर में कभी बार डेफिनेशन पूछी गई है, आप एकदम रट लें। सोर्स क्या है? सोर्स सप्लाई द एनर्जी टू द अदर बॉडी एंड सिंक एब्जॉर्ब द एनर्जी। ठीक है ना? तो सोर्स क्या है? जैसे एक ये थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर हीट सप्लाई कर रहा है, तो दिस इज द सोर्स। और ये क्या कर रहा है? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, सो दिस इज द सिंक। यानी कि अगर जो कोई बॉडी मान लिया किसी को 10 किलो जूल एनर्जी सप्लाई करती है ना? तो ये दूसरी बॉडी को करेगी, इसे 10 किलो जूल एनर्जी सप्लाई करती है। एक बॉडी अपने अंदर से 10 किलो एनर्जी दूसरे बॉडी को 10 किलो हीट सप्लाई करती है। ये बॉडी 10 किलो जूल हीट दूसरी बॉडी को 10 किलो जूल सप्लाई कर देती है। तो ये जो सप्लाई कर रही है इसे तो हम कहेंगे सोर्स, और जो एब्जॉर्ब कर रही है उसे क्या कहेंगे? सिंक। तो सोर्स और सिंक की सिंपल डेफिनेशन हो गई। ये थर्मल एनर्जी रिजर्वायर which will supply the energy, which will supply the heat is known as the source, and the thermal energy reservoir which will absorb the energy or heat is known as the sink. तो सिंपल डेफिनेशन है, आप एकदम इसे समझ जाएं, जो बॉडी एनर्जी सप्लाई करे उसे सोर्स और जो एब्जॉर्ब करे उसे सिंक, सिंपल शब्दों में। ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हीट इंजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आपसे लिखने को कहा जाएगा। व्हाट इज द हीट इंजन? मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो आप लोग देखो सिंपल भाषा में अगर समझें तो सबसे पहले तो ये समझें कि इंजन क्या है। इंजन, आप लोगों ने देखा होगा गांव में आपके डीजल इंजन देखा होगा आपने, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। तो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में क्या है कि एक डिवाइस है जिसके अंदर आप डीजल पोर करते हैं, डीजल भरा रहता है और डीजल बर्न होता है और पावर प्रोड्यूस करता है। यानी कि फ्यूल डीजल जा रहा है और डीजल की हेल्प से आप वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस वर्क का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, या तो चारा काटने वाली मशीन में यूज कर रहे हैं या और कहीं यूज कर रहे हैं, पंप चलाने में कर रहे हैं। इसी तरह से हीट इंजन क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम हीट दें और वो वर्क में कन्वर्ट कर दें। ठीक है? तो सिंपल डेफिनेशन हो गई, हीट इंजन इज ए मैकेनिकल डिवाइस विच कन्वर्ट द हीट एनर्जी इनटू वर्क। हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो हीट एनर्जी को वर्क एनर्जी में कन्वर्ट करे। ठीक है? सिंपल डेफिनेशन है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे ये हमारा कोई सोर्स है जो हीट सप्लाई करता है। ये क्या कर रहा है? हीट हीट सप्लाई कर रहा है, नीचे की तरफ हीट दे रहा है। और ये आपका हीट इंजन है, ये क्या कर रहा है?
वर्क प्रोड्यूस कर रहा है और कुछ हीट को सिंक पे रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, हीट इंजन। हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस हो गया जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, हीट से वर्क प्रोड्यूस करे, उसे कहेंगे हीट इंजन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आगे। तो ये इसका डायग्राम अगर आप बनाएं, जैसे आप, तो सिंपल एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर T1 है, जैसे सोर्स कहेंगे T1, ये हीट सप्लाई करे Q1, और ये मेरा हीट इंजन है, ये वर्क प्रोड्यूस करे और बची हुई एनर्जी को ये रिजेक्ट कर दे। तो देखो ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सोर्स, और ये एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है तो ये हो जाएगा सिंक। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं। द डिवाइस दैट कन्वर्ट द हीट टू वर्क, दे रिसीव द हीट फ्रॉम ए हाई टेम्परेचर सोर्स, सोलर एनर्जी, ऑयल हो, फर्नेस हो, न्यूक्लियर रिएक्टर, कुछ भी। दे कन्वर्ट पार्ट ऑफ दिस हीट टू द वर्क, इस हीट का कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट करते हैं, बाकी रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसने यहाँ पे देखो Q1 को कैसे इस तरह से सप्लाई किया, दिखाया हुआ है। दे रिजेक्ट द रिमेनिंग वेस्ट हीट टू द लो टेम्परेचर सिंक, जो बची हुई हीट है उसे लो टेम्परेचर सिंक पे रिजेक्ट करते हैं, कहाँ पे, या तो एटमॉस्फेयर में या रिवर में। दे ऑपरेट ऑन द साइकिल, ये साइकिल के फॉर्म में ऑपरेट होते हैं। हीट इंजन एंड अदर साइक्लिक डिवाइस यूजुअली इन्वॉल्व ए फ्लूइड to and from which the heat is transferred while undergoing a process. This fluid is known as the working fluid. तो ये बता रहे हैं, ये हम आगे देखेंगे, रैंकिन साइकिल वगैरह पढ़ेंगे। तो ये क्या है, हीट इंजन क्या है, उसमें एक फ्लूइड मूव करता है। ठीक है ना, अब हम कुछ चीजें देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी आपको डायग्राम बनाया कि अगर कोई आपका थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है दैट इज इन हायर टेम्परेचर T1, वी आर सप्लाइंग द हीट Q1, ओके, एंड हीट इंजन प्रोड्यूस द वर्क, the remaining energy it will reject on the temperature T2. Here the temperature T1 is greater than T2. यहाँ पर temperature T1 आपका T2 से ज्यादा है, so heat will flow from higher temperature to lower temperature. Okay? तो हम अगर जो इस हीट इंजन के लिए इतने से डिवाइस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करें, तो अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये स्टडी स्टेट में। तो हीट इंजन आपका ये हो गया, ये Q1 एनर्जी ले रहा है, W बनाता है और Q2 में। तो सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है, Q1 इक्वल टू क्या हो गया, W प्लस Q2, यानी कि W कितना प्रोड्यूस करेगा, Q1 माइनस Q2। तो इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन लिख लो, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। तो क्या है ये, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन by heat engine to the heat supplied। तो इफिशियंसी हीट इंजन की क्या हो गई, कितना वर्क डन किया, W डिवाइड बाई कितनी हीट सप्लाई की। ठीक है, अब आपका W क्या है, Q1 माइनस Q2। तो आपका हीट इंजन की इफिशियंसी क्या हो गई, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। इसे इधर लिख देते हैं, तो इफिशियंसी क्या हो गई, 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। तो एक फॉर्मूला ये भी है इसका। ठीक है, इधर मैं साइड में थोड़ा सा और लिख देता हूं, नीचे देखो, इफ Q2 इज इक्वल टू 0, अगर जो ये हीट रिजेक्ट ना करे, यहाँ पे Q2 आपका 0 हो जाए, तो इस फॉर्मूले से देखो क्या होगा, हीट इंजन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1, यानी कि 100% इफिशियंट हो जाएगा हीट इंजन। इस कंडीशन में फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से क्या है, Q1 बराबर W प्लस Q2, तो Q2 अगर 0 हो जाए तो Q1 इज इक्वल टू W, यानी कि सारी हीट एनर्जी जो है वर्क में कन्वर्ट हो रही है, जितनी हम हीट दे रहे हैं सबकी सब वर्क में कन्वर्ट होती चली जा रही है। तो ऐसा इंजन क्या है, 100% इफिशियंट है, लेकिन ऐसा इंजन कोई एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, एक छोटा सा डेरिवेशन था जिसमें हीट इंजन की इफिशियंसी थी। आप एज इट इज मैं लिखवा रहा हूँ, वैसे नोट करते चले जाएं। तो हीट इंजन की इफिशियंसी क्या हो गई,
W डिवाइड बाई Q1, ठीक है। Q1 बराबर क्या हो गया, W प्लस Q2। वर्क आउटपुट कितना होगा, Q1 माइनस Q2। तो थर्मल एफिशिएंसी का फाइनल फॉर्मूला 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। ठीक, इतनी चीजें अभी समझ लो, बाकी हम न्यूमेरिकल आगे देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आता है द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट था कुछ ना कुछ, वैसे ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या था, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट एंड द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो एनर्जी क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। वैसे ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला स्टेटमेंट है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। ये 100% एग्जाम में आएगा, आप 100% लिख के देख लो, 100% एक्सटर्नल एग्जाम में आपको मिलेगा, ये ध्यान रख लो, ठीक है। तो फर्स्ट ये क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो केल्विन स्टेटमेंट, वो क्या है, एकदम वर्ड टू वर्ड लिखना है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस दैट ऑपरेट ऑन साइकिल to receive the heat from a single reservoir and produce a net amount of work। अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो ये कहता है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए डिवाइस, एक डिवाइस के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो सिंगल रिजर्वॉयर पे वर्क करे और नेट अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस करे, है ना। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए डिवाइस दैट ऑपरेट ऑन ए साइकिल टू रिसीव द हीट फ्रॉम ए सिंगल रिजर्वॉयर, जो सिंगल रिजर्वॉयर से हीट रिसीव करे एंड प्रोड्यूस ए नेट अमाउंट ऑफ वर्क, और जो नेट अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर ऐसा होता तो QL इज इक्वल टू 0, द हीट रिजेक्टेड इज 0, सो सेकंड रिजर्वॉयर की जरूरत नहीं है, तो केवल एक रिजर्वॉयर से हीट लेता रहे और वर्क प्रोड्यूस करता रहे। अगर ऐसा है तो मैंने बताया कि ऐसा इंजन 100% इफिशियंट होगा। तो केल्विन स्टेटमेंट ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी डिवाइस विदाउट हीट रिजेक्टिंग वर्क प्रोड्यूस करता रहे, सिंगल रिजर्वॉयर से हीट प्रोड्यूस करता रहे, ऐसा कोई डिवाइस एग्जिस्ट नहीं करता। तो नीचे लिखा भी है मैंने, नो हीट इंजन कैन हैव ए थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 100%। ऐसा कोई हीट इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। और as for a power plant to produce the working fruit must exchange heat with the environment as well as furnace। वो कह रहा है कि जो वर्किंग फ्रूट है वो कहीं ना कहीं हीट रिजेक्ट जरूर करेगा, तो हीट रिजेक्शन इज नेसेसरी। The impossibility of 100% efficient engine is not due to friction or other dissipating effect. It is the limitation that applies to both the idealized and actual heat engine। ये कोई फ्रिक्शन की वजह से नहीं है, लेकिन ये लिमिटेशन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, कि कोई भी हीट इंजन एक रिजर्वॉयर के थ्रू वर्क नहीं कर सकता, एक रिजर्वॉयर जरूर होना चाहिए जिसपे वो हीट रिजेक्ट करे। QL इज नेवर इज इक्वल टू 0। So this is the statement of second law of thermodynamics and this is known as the Kelvin Planck statement and 100% एग्जाम में आएगा, और एज इट इज जो मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है, वैसे ही डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं रेफ्रिजरेटर। ये भी एग्जाम में आएगा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में। रेफ्रिजरेटर तो आपके घर में भी होगा, आप लोगों ने देखा होगा, फ्रीजर्स वगैरह फ्रिज हैं, तो वही रेफ्रिजरेटर यहाँ हम पढ़ेंगे। रेफ्रिजरेटर क्या है, इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस which is used for maintaining the space lower than the atmospheric temperature। एक ऐसा डिवाइस जो इस एटमॉस्फेयर से लोअर टेम्परेचर मेंटेन करे फॉर स्टोरिंग द फूड एंड ड्रिंक्स, और जो फूड और ड्रिंक्स को स्टोर करने के काम आए। तो इस तरह के डिवाइस को हम क्या कहेंगे, रेफ्रिजरेटर कहेंगे। इस तरह के डिवाइस को हम क्या कहेंगे, रेफ्रिजरेटर कहेंगे, ठीक है ना। तो ये देख रहे हो आप, तो आप ये देख रहे हो कि एक कोल्ड ये कोल्ड स्पेस है जो हम मेंटेन कर रहे हैं, दिस इज द कोल्ड स्पेस, ठीक है। और हम इसे वर्क दे रहे हैं रेफ्रिजरेटर को, ये साइक्लिक डिवाइस की तरह वर्क कर रहा है और हीट ऊपर की तरफ जा रही है और इन्वायरमेंट में रिजेक्ट हो रही है। यही काम हम फ्रीजर में करते हैं,
फ्रीजर में हम कोल्ड कूलिंग मेंटेन करते हैं। कूलिंग मेंटेन कैसे होती है? इसकी हीट को हम बाहर फेंकते हैं, है ना? और ये कहाँ फेंकते हैं? एटमॉस्फेयर में। ठीक है? तो एटमॉस्फेयर जो हो गया, वो हो गया हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर रिजर्वायर। और जो कोल्ड स्पेस हो गया, वो हो गया आपका लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर। यानी कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं? हीट कहाँ से फेंक रहे हैं? लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर। तो देखो, ये देखो TL इज लेस देन TH, so we are removing the heat, we are moving the heat from the lower temperature to the higher temperature, है ना? और क्या कर रहे हैं? वर्क दे रहे हैं, तब ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है। तो समझ में आ गया? रेफ्रिजरेटर क्या है? रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो एटमॉस्फेयर से लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने के काम आता है। ठीक है ना? तो सिंपल है ये चीज। इसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, है ना? तो जैसे हम हीट इंजन की एफिशिएंसी देखते हैं, हीट इंजन की क्या देखते हैं? एफिशिएंसी। वही रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की हम क्या देखेंगे? COP। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम क्या बोलते हैं? COP, इसकी फुल फॉर्म है। तो COP क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस्ड एंड वर्क सप्लाइड, है ना? तो इस यानी कि क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ और हमने वर्क कितना दिया, ये मेजर करते हैं। तो देखो रेफ्रिजरेटर में क्या है? COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर, हीट रिमूव फ्रॉम द कोल्ड स्पेस, ये तो हमारा इफेक्ट हुआ। एंड द वर्क सप्लाइड जो है हो गया आपने जितना वर्क दिया। तो COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर क्या हो गया? इफेक्ट प्रोड्यूस डिवाइड बाई वर्क सप्लाइड। ठीक है? और अगर आप यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, तो क्या हो गया? देखो, W नेट प्लस QL इज इक्वल टू क्या हो गया? QH। तो W नेट इज इक्वल टू क्या होगा? QH माइनस QL। तो वही चीज हम यहाँ पे देखते हैं। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो गया? COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू QL डिवाइड बाई W नेट, यानी कि QL डिवाइड बाई QH माइनस QL। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हमेशा याद रख लें, ये फॉर्मूला है डिजायर्ड इफेक्ट QL डिवाइड बाई QH माइनस QL। रेफ्रिजरेटर के अंदर हमारा डिजायर इफेक्ट है कि कोल्ड स्पेस मेंटेन करना, QL डिवाइड बाई QH माइनस QL। इसके बाद हमारा जो है हीट पंप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी 100% एग्जाम में आता है। हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, ये तीनों की तीनों एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हीट पंप क्या है? हीट पंप इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द स्पेस हायर देन द एटमॉस्फेयर। ये रेफ्रिजरेटर का जस्ट उल्टा है। रेफ्रिजरेटर जैसे आप लोगों ने देखा होगा, क्या होता, सर्दियां हो रही हैं, एक होता सर्दियों का सीजन इंडिया में, एक होता गर्मियों का सीजन। ठीक है? अब सर्दियों में हम क्या करते हैं? जैसे सर्दियों का सीजन है, हम हायर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। हम हीट पंप में हायर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं? कोल्ड स्पेस मेंटेन करते हैं, है ना? और हीट इसमें भी इधर की तरफ मूव कराते हैं, और यहाँ से हीट इधर मूव कराते हैं, तभी तो ये हायर टेम्परेचर पे होगा। ठीक है? तो यही मैंने लिखा है, हीट पंप इज अ डिवाइस विच यूज फॉर मेंटेनिंग द स्पेस हायर देन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से ज्यादा टेम्परेचर पे स्पेस को मेंटेन करते हैं। तो ये देखो, ये लोअर टेम्परेचर है, यहाँ लोअर टेम्परेचर क्या होगा? एटमॉस्फेयर। और ये हायर टेम्परेचर आपने मेंटेन किया हुआ है। रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या था? रेफ्रिजरेटर के अंदर डायग्राम जब बनाया था, तो एटमॉस्फेयर तो था इसका हायर टेम्परेचर, एंड वी आर मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर। ठीक है? और यहाँ से QL हीट बाहर निकाली थी, और QH जो है सप्लाई की, और दिस इज द W नेट, है ना? यहाँ क्या होता है? लोअर टेम्परेचर एटमॉस्फेयर है, और हायर टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं। तो हीट जो है एटमॉस्फेयर से हायर टेम्परेचर इधर मूव कराते हैं और W वर्क देते हैं। ठीक है? तो देखो COP आपकी, अब हमें क्या करना है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना है। तो एज फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप देखो यहां से QL जा रही है, W आ रहा है, तो QL प्लस W इक्वल टू क्या हो जाएगा, QH। तो W नेट कितना वर्क आपने सप्लाई किया, QH माइनस QL, ठीक है ना। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो गई, COP ऑफ हीट पंप डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाई वर्क सप्लाइड। डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो गया, QH। रेफ्रिजरेटर में क्या था डिजायर्ड इफेक्ट, QL, लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना। हीट पंप में आपका डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हायर टेम्परेचर मेंटेन करना, QH, W डिवाइड बाई W नेट। तो COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू क्या हो गया, QH डिवाइड बाई W नेट, यानी कि QH डिवाइड बाई QH माइनस QL। तो देखो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या है आपका, QL डिवाइड बाई QH माइनस QL, इक्वेशन नंबर 1। और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हीट पंप क्या है, QH डिवाइड बाई QH माइनस QL, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मैं थोड़ा मॉडिफाइड कर सकता हूं इसे, एक डेरिवेशन छोटा सा पूछ लिया जाता 2 नंबर में कभी कभार। तो COP ऑफ हीट पंप हम क्या करते हैं, QH माइनस QL कर लेते हैं और प्लस QL कर लेते हैं, और डिवाइड बाई QH माइनस QL रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम, ऊपर से QL कट जाएगा, सेम यही बना रहेगा। तो COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू हो गई QH माइनस QL डिवाइड बाई QH माइनस QL प्लस QL डिवाइड बाई QH माइनस QL। इससे ये कैंसिल आउट, यहां थोड़ा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस QL डिवाइड बाई QH माइनस QL, और ये क्या है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। कभी कभार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, ये प्रूफ दैट द COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, यानी कि COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1, यानी कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर की COP में केवल एक का अंतर होगा। यानी कि अगर COP ऑफ रेफ्रिजरेटर 2 है और कोई पूछता है कि COP ऑफ हीट पंप की कितनी होगी अगर इसे रिवर्स करके चलाएं, तो आप 3 तुरंत बता दें आंसर। कई IAS और गेट में क्वेश्चन आए हैं जो बहुत इन्हीं सब ट्रिक्स पे निकलते हैं। वो कहता है कि पहले कोई सिस्टम है वो वर्क कर रहा है, उसकी COP 2 है, जब वो हीट पंप की तरह वर्क करने लगेगा तो उसकी COP कितनी हो जाएगी, छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये फॉर्मूला आज के बाद याद रखेंगे। अब देखो पहला स्टेटमेंट, हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के 2 स्टेटमेंट थे। पहला मैंने स्टेटमेंट बताया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ठीक है। ये दूसरा स्टेटमेंट है द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्लॉसियस स्टेटमेंट, ये 2 स्टेटमेंट हैं। तो कभी कभार आपसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखने को कहता है तो आप दोनों स्टेटमेंट लिखें, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट लिखें और क्लॉसियस स्टेटमेंट भी नीचे लिखें। हमने अलग अलग इसलिए करा दिए कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हीट इंजन रिलेटेड था और क्लॉसियस स्टेटमेंट हीट पंप और रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड था, इसलिए मैंने केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पहले बता दिया और क्लॉसियस स्टेटमेंट बाद में बताया। जबकि आपसे कोई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पूछता है तो आप दोनों स्टेटमेंट साथ लिखेंगे और एज इट इज लिखेंगे जैसे मैं लिखा रहा हूं। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्लॉसियस स्टेटमेंट देखें, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस that operate in cycle and produce no effect other than transfer of heat from lower temperature body to a higher temperature body। तो वो ये कह रहा है क्लॉसियस स्टेटमेंट कि इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है कि हीट जो है लोअर टेम्परेचर तक हायर टेम्परेचर तक, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के दिए ऑटोमेटिकली मूव कर जाए, ठीक है। देखो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस दैट ऑपरेट इन ए साइकिल एंड प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी टू ए हायर टेम्परेचर बॉडी।
यानी कि हम कोई वर्क नहीं दे रहे हैं, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू 0, और हीट ऑटोमेटिकली अगर ऊपर की तरफ जा रही है ना, हीट ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जा रही है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि नेचर में पॉसिबल क्या है, बॉडी हमने आपको बताया था, एक बॉडी और T1 टेम्परेचर तक है, एक बॉडी T2 टेम्परेचर तक, और T1 इज ग्रेटर देन T2 है, तो हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक फ्लो करेगी। हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की डायरेक्शन में फ्लो करेगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि T2 की डायरेक्शन से T1 की डायरेक्शन में हीट फ्लो होने लगे, यानी कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक फ्लो होने लगे। ऐसा तभी होगा जब हम उसे कोई वर्क दे रहे होंगे, उसे कोई एनर्जी सप्लाई कर रहे होंगे। जैसे कि रेफ्रिजरेटर में क्या है, हीट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक फ्लो करती है और हम उसे इलेक्ट्रिक वर्क देते हैं। हीट पंप है, ब्लोअर्स हैं, हीटर्स हैं, इनमें क्या है, हीट जो है लोअर टेम्परेचर से तक हायर टेम्परेचर तक जाती है और हम उसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो इट स्टेट दैट रेफ्रिजरेटर कैन नॉट ऑपरेट unless its compressor is driven by external power source such as an electric motor। तो कह रहा है कि इसलिए जो रेफ्रिजरेटर है उसमें कंप्रेसर लगाया जाता है और कंप्रेसर का जो है मोटर के थ्रू हम पावर सप्लाई करते हैं, तभी वो रेफ्रिजरेटर चल सकता है, अदरवाइज वो नहीं रन कर सकता। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इट इज नोन एज द क्लॉसियस स्टेटमेंट। 100% एग्जाम में आपको लिखने को आएगा, आप एज इट इज इसे लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट था। तो अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखने को कहा जाता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आप दोनों स्टेटमेंट लिखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे आपका केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, और उसका स्टेटमेंट लिखेंगे प्रॉपर। फिर अपना वो डायग्राम बनाएंगे कि कोई भी हीट इंजन है, इट कैन नॉट ऑपरेट बाई ए सिंगल रिजर्वॉयर। ओके, दूसरा आप स्टेटमेंट लिखेंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट, और जो क्लॉसियस स्टेटमेंट में मैंने लिखाया है उसे एज इट इज लिखेंगे, और ये डायग्राम दिया ये बनाएंगे, तब जाके वो कंप्लीट आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट होगा। और ये 100% आपका एग्जाम में आएगा, इसे मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, बार बार इसे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। आप एक बार पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। PMM2, ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था PMM1, क्या फुल फॉर्म थी, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड क्या था, इट इज ए डिवाइस विच डज नॉट फॉलो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। PMM1 एक ऐसा डिवाइस है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो नहीं करता। इसी तरह से PMM2 एक ऐसा डिवाइस होगा जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो नहीं करेगा। हम्म, तो देखें क्या है पीएम टू देखो क्या है, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड जनरेट द हीट with a single reservoir without rejecting the heat to the sink। हम्म, तो PMM2 क्या है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट का वायलेशन है। PMM2 ये कहता है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो हीट सप्लाई करेगा सिंगल रिजर्वायर से, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द 100% into the work। So the heat is fully converted into the work and the efficiency of this engine is 100%। So this type of device is not possible because of that सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि द हीट कैन नॉट बी सप्लाइड थ्रू द ओनली सिंगल रिजर्वायर, देयर इज ए सेकंड रिजर्वायर इज रिक्वायर्ड ऑन विच द हीट इंजन विल रिजेक्ट सम अमाउंट ऑफ हीट। कुछ ना कुछ हीट का लॉस जरूर होगा, कुछ ना कुछ हीट आपकी जो है, कुछ ना कुछ हीट जो है वो सिंक पे जरूर सप्लाई करेगा, कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट करेगा। तो अगर जो यहाँ पे 100 किलो जूल एनर्जी आती है, तो वो मान लिया 30 किलो जूल आपका रिजेक्ट करता है, तो 70 किलो जूल ही वर्क में कन्वर्ट करेगा और इसकी एफिशिएंसी 70 डिवाइड बाई 100 70% होगी। ऐसा कोई डिवाइस नहीं है कि जो 100 किलो जूल एनर्जी को 100 किलो जूल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, 100 किलो जूल हीट को 100 किलो जूल वर्क में
कन्वर्ट कर दे, है ना। हीट कैन नॉट फुली कन्वर्ट इनटू द वर्क, कैन नॉट। तो हीट पूरी तरह से वर्क में आपकी कन्वर्टेबल नहीं है, वो कन्वर्ट नहीं होगी। यही डिवाइस आपका PMM2 है। उसके बाद देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार आया है। मैं इसमें जितनी भी यूनिट में चीजें बता रहा हूँ एकदम 100% इंपॉर्टेंट है, ये 100% एग्जाम में आएगा। इक्वलेंस ऑफ टू स्टेटमेंट्स, केल्विन एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। अब इक्वलेंस ऑफ द टू स्टेटमेंट क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई डिवाइस केल्विन स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा तो वो क्लॉसियस स्टेटमेंट को भी फॉलो नहीं करेगा, और इसका वाइस वर्सा, यानी कि अगर कोई डिवाइस क्लॉसियस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा तो वो केल्विन स्टेटमेंट को भी फॉलो नहीं करेगा। सिंपल सा ये इक्वलेंस ऑफ टू स्टेटमेंट है। तो मैंने लिखा है प्रूव। अब देखो यहाँ पे, एनी डिवाइस दैट वायलेट्स द केल्विन प्लांक स्टेटमेंट also violate the क्लॉसियस स्टेटमेंट एंड वाइस वर्सा। सो दिस इज नोन एज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलेंस ऑफ टू स्टेटमेंट। इसका प्रूफ क्या है? हम प्रूव कर रहे हैं, प्रूव दैट वायलेशन ऑफ केल्विन प्लांक स्टेटमेंट लीड टू द वायलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट का वायलेशन किया तो हम ये प्रूव करेंगे कि उसने क्लॉसियस स्टेटमेंट का भी वायलेशन किया। और इसके लिए ये डायग्राम हमने बनाया। देखो, ये कोई लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर है, ये कोई हायर टेम्परेचर रिजर्वॉयर है। हम स्टार्टिंग में ये मान के चल रहे हैं कि ये वायलेशन कर रहा है। तो वायलेशन कर रहा है यानी कि लोअर टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट नहीं कर रहा, यहाँ यहाँ कोई हीट रिजेक्ट नहीं कर रहा। तो यानी कि ये सिस्टम सिंगल रिजर्वॉयर से वर्क कर रहा है। हम्म अगर ये सिंगल रिजर्वॉयर से वर्क कर रहा है तो जितनी हीट QH आएगी वो पूरी पूरी वर्क में कन्वर्ट होगी। यानी कि जो अभी ये रिजर्वॉयर है, ये कितनी यहाँ से QL हीट लेता है, रेफ्रिजरेटर है ये, और यहाँ पे QH आती है, तो यहाँ पे QH प्लस QL हीट सप्लाई करेगा इस रिजर्वॉयर को। अब हमारा ऊपर वाला रिजर्वॉयर क्या है, एक बार डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं। ऊपर वाला रिजर्वॉयर जो है TH टेम्परेचर पे है, QH एनर्जी देता है, अलग अलग मैंने निकाल लिया, और QH प्लस QL एनर्जी वापस लेता है। तो नेट अमाउंट ऑफ ये एनर्जी कितनी ले रहा है? QH प्लस QL आ रही है और QH वापस जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कुल मिला के QL एनर्जी ले रहा है, इसका और इसका सेम मतलब है ना, कि QH प्लस QL ले रहा है और QH दे रहा है, तो कुल मिला के QL एनर्जी ले रहा है। मतलब ये बात हुई, हमने आपको 150 रुपए दिए, आपने 100 रुपए दे दिए, तो आप ले कितने रहे हैं? 50 रुपए। तो वही हिसाब यहाँ QH प्लस QL ले रहा है, QH वापस दे रहा है, तो कुल मिला के QL जो है एनर्जी ले रहा है। तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करके लिखूं तो कुछ इस तरह का डिवाइस हो गया। ये QL एनर्जी ले रहा है और QL ही ऊपर दे रहा है। तो यहाँ देखो, कोई वर्क हमें नहीं देना पड़ रहा, और ये ऑटोमेटिक एनर्जी QL से ऊपर की तरफ जा रही है, यानी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक एनर्जी जा रही है। तो ये किसका वायलेशन हुआ? केल्विन प्लांक के स्टेटमेंट ये कहता है कि जब तक कोई वर्क नहीं दोगे, एनर्जी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर नहीं जाएगी। सो इट इज द वायलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो वही इक्विवेलेंस ऑफ द टू स्टेटमेंट है कि एनी डिवाइस दैट वायलेट्स द केल्विन प्लांक स्टेटमेंट आल्सो वायलेट द क्लॉसियस स्टेटमेंट। अगर कोई डिवाइस केल्विन स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा, जैसे इसने फॉलो नहीं किया, तो वो क्लॉसियस स्टेटमेंट को भी फॉलो नहीं करेगा। तो ये प्रूव करने को आता है। तो जो मैंने लैंग्वेज बताई है, यही लैंग्वेज आप उसमें लिखेंगे और ऐसे ही समझाएंगे। ठीक है। तो सिंपल, आप इक्विवेलेंस ऑफ टू स्टेटमेंट क्या है? इक्विवेलेंस ऑफ द टू स्टेटमेंट क्या है? If a device did not follow the Kelvin Planck statement, then it will not follow the Clausius statement and vice versa. अब आपको पता होना चाहिए, अगर कोई रिजर्वॉयर है, केल्विन स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि सिंगल रिजर्वॉयर से हीट ले रहा है वो QH, एंड इट इज कन्वर्ट इनटू द टोटल वर्क QH। अब अगर इससे रेफ्रिजरेटर चला रहे हैं हम, तो रेफ्रिजरेटर क्या है आपका? सीधा सा डायग्राम बनाया, TL टेम्परेचर से हीट यहाँ से QL ले रहा है, तो यहाँ से QH आ गई हीट, और QL, तो यहाँ पे कुल मिला के QH प्लस QL हीट सप्लाई कर रहा है।
अगर ऐसा है तो इट इज कन्वर्ट इनटू द फाइनल दिस फॉर्म, दिस इज द TH and this is the TL and this is the refrigerator. It will take the QL and supply the QL without taking any energy. बिना किसी एनर्जी को लिए हुए इस तरह का डिवाइस बन गया, तो इसने क्लॉसियस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं किया। तो अगर केल्विन स्टेटमेंट को यहाँ पे फॉलो नहीं किया तो क्लॉसियस स्टेटमेंट को भी इसने फॉलो नहीं किया। तो ये इसका प्रूफ हो गया। तो यही आप एग्जाम में प्रॉपर तरीके से लिखाएंगे और कुछ भी नहीं है इसमें। तो कुल मिला के ये है, आज आपने क्या क्या पढ़ा, इस चीज़ को आप एकदम माइंड में बिठा लें। ये एकदम एग्जाम में आते हैं, 100% एग्जाम में आते हैं। क्या क्या पढ़ा आपने? हीट इंजन, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कौन कौन से स्टेटमेंट? केल्विन स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कितनी थी? डब्ल्यू नेट डिवाइड बाई Q1। डब्ल्यू नेट क्या था? Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर आपने पढ़ा, QL डिवाइड बाई QH माइनस QL इज इक्वल टू QL डिवाइड बाई डब्ल्यू नेट भी था फॉर्मूला। COP ऑफ हीट पंप, QH डिवाइड बाई QH डिवाइड बाई QH माइनस QL, इसे लिख सकते थे QH डिवाइड बाई डब्ल्यू नेट। ओके, एक फार्मूला और आपने पढ़ा, COP ऑफ हीट पंप 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये मैंने सारी चीजें आपको पढ़ाई, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, एक बार आप पढ़ लें एकदम माइंड में क्लियर हो जाएंगी। अगर थोड़ा फास्ट चले हो तो आप बता देना, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें थी। जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो आपको एकदम क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो आप एकदम माइंड में बिठा लें, एकदम इन चीज़ों को माइंड में एकदम रट लें, एकदम दिमाग में बिठा लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का थर्मल का कोर है एकदम। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे इंटरव्यू देने, आपको थर्मोडायनेमिक्स से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन तीनों से क्वेश्चन पूछने ही पूछने हैं। हीट पंप क्या है, रेफ्रिजरेटर क्या है, हीट इंजन क्या है, COP क्या है, थर्मल एफिशिएंसी क्या है हीट इंजन की, केल्विन स्टेटमेंट क्या है, क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है, इक्विवेलेंस ऑफ बोथ स्टेटमेंट क्या है, ये क्वेश्चन एकदम बनते ही बनते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को एकदम रट जाएं, एकदम एग्जाम में भी आते हैं, इंटरव्यू में भी आते हैं, और कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछें, ठीक है। ओके, थैंक यू।